चैप्टर 18 दुस्वप्न। खेल समाप्त होने के पश्चात रात्रि में शिव अपने कक्ष में था। आज उसने भोजन भी नहीं किया था। वो बस खड़ा होकर बाहर देख रहा था। वो अनंत विचारों में खोया हुआ था। महारानी ने नंदी को शिव के पास भेजा था, क्योंकि शिव ने महाराज एवं महारानी से कोई बात नहीं की थी। नंदी ने कक्ष में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिव विचारों में मग्न था। वो शिव के समीप गया एवं शिव से पूछा, आज आपने भोजन नहीं किया? नहीं, आज मेरा मन नहीं था। इसके पश्चात शिव ने नंदी से कोई बात नहीं की और इसी प्रकार समय व्यतीत होने लगा। एक दिन संध्याकाल में जब नंदी पावनी नदी के तट पर बने एक बाग में बैठा हुआ नदी में नहा रहे पक्षियों को देख रहा था, तभी शिव वहां उपस्थित हुआ एवं नंदी से बोला, मुझे शक्ति से मिलने प्रजापत नगर जाना है। नंदी शिव के मुख से निकले हुए शब्दों को सुनकर स्तब्ध था। चक्र भेदन वाले दिवस के पश्चात उसने आज शक्ति के नाम का उच्चारण नंदी के समक्ष किया था, परंतु यह संभव नहीं है। नंदी ने शीघ्र ही उत्तर दिया, तो अब यह संभव होगा। ब्रह्मांड में कोई अब मुझे शक्ति से मिलने से नहीं रोक सकता। शिव की नेत्रों में एक निर्णय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। नंदी भी इस बात को भली भांति समझ गया था। अतः उसने उस स्थान पर शिव से चर्चा करना अनुचित समझा एवं कहा, हम आपके कक्ष में चलकर इस पर चर्चा करते हैं। दोनों शिव के कक्ष में जाते हैं। कहिए, आप क्या कह रहे थे? नंदी ने शिव से प्रश्न तो किया, परंतु उत्तर उसे पूर्व से ही ज्ञात था। वो केवल उत्तर की स्पष्टता चाहता था। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं प्रजापत नगर जाऊंगा। मैं शक्ति से पुनः मिलना चाहता हूं। शिव के उत्तर में गंभीरता थी, परंतु वो उतना स्पष्ट नहीं था जितना नंदी ने अपेक्षा की थी। नंदी ने पुनः प्रश्न पूछा। शक्ति ने अपने वक्तव्यों से स्पष्ट कर दिया था कि उसके मन में क्या है। अब उससे मिलने का अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा हूं। स्पष्ट मुझे भी नहीं है नंदी। स्पष्ट करने हेतु ही तो मैं वहां जाना चाहता हूं। उस दिन उसने जो कहा उसमें उसका कोई दोष नहीं था। मैं एक यशस्वी योद्धा हूं। समस्त अस्त्रों शस्त्रों में प्रशस्त हूं। युगों बाद जन्मा रुद्र अंश हूं। ये सब असत्य महाराज द्वारा कैलाश में प्रचारित किए गए हैं। मैंने स्वयं इन्हें नहीं रचा। मैं तो जैसा हूं स्पष्ट हूं। उसकी यही भ्रांति मुझे दूर करनी है। शिव के उत्तर से यह स्पष्ट था कि इस विषय में उसने गहन अध्ययन किया था। परंतु उसकी भ्रांति से आपको क्या आपत्ति है? मुझे ये भ्रांति नहीं है। जो आपसे परिचित है उन्हें किसी को नहीं है। ऐसा क्या है जो आप अपने विचारों में उसे प्रथम स्थान दे रहे हैं? नंदी जिस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, उसके लिए वो प्रश्नों का आडंबर बना रहा था। वो शिव के हृदय को जानता था। वो दूषित नहीं था। मैं नहीं जानता नंदी। मैंने अनेक नृत्यांगनाएं देखी है, अप्सराएं भी देखी है, परंतु ये सब भी उसके समक्ष धूल है। वो परम सुंदर है। वो परम वीर भी है। चक्र भेदन में उसका कोई सानी नहीं था। मैंने उसके सारे रूपों को देखा। उसने अपने शरीर को श्याम वर्ण का कर लिया था। 4 हाथों वाली, कुंचित केश वाली, जिह्वा को मुख से बाहर निकालकर शत्रुओं को भयभीत कर देने वाले रूप से लेकर सिंह पर अपनी समस्त भुजाओं में शस्त्रों व अस्त्रों का प्रयोग कर शत्रु को परास्त कर देने वाला उसका रूप भी मैंने देखा है। उस तांडव नृत्य में उसके शरीर के साथ साथ उसके मुख भी मुद्राएं मेरे हृदय में अंकित हो चुकी है। युद्ध भूमि में उसने जो किया, इसमें उसका कोई दोष नहीं था। वो अपने संदेह को दूर कर रही थी। उसने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। वो ऐसा कर सकती थी। उसने त्रिशूल को मेरे शरीर से दूर फेंका था। इससे स्पष्ट है कि उसके हृदय में भी मेरा कोई स्थान तो अवश्य है। यही जानने की उत्सुकता से मैं वहां जाना चाहता हूं। परंतु प्रजापत नगर में प्रवेश नहीं किया जा सकता। नंदी के ये शब्द कटु अवश्य थे, परंतु सत्य थे। ऐसा क्या है कि हम वहां प्रवेश नहीं कर सकते? शिव ने जिज्ञासा से पूछा। चक्रभेदन के आमंत्रण वितरित करते समय सेनापति वहां गए थे। ये आपको विदित है। वहां उन्होंने जो देखा वो उन्होंने मुझे आग्रह करने पर बताया। उन्होंने कहा, प्रजापत नगर एक अति सुरक्षित सभ्यता है। प्राचीन काल में जब रुद्र इस पृथ्वी से चले गए तो समस्त प्रजातियों में युद्ध प्रारंभ हुआ।
भिन्न भिन्न समुदायों एवं प्रजातियों में स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने व अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताने हेतु ये युद्ध हुआ। युद्ध में घोर विनाश हुआ। कई प्रजातियां यहां से मंगल गृह पर चली गई एवं जो यहां बची वो दुर्लभ हो गई। ऐसा उन प्रजातियों के साथ हुआ जो स्वयं की रक्षा करने में सक्षम नहीं थी। वो अपने अंतिम जनों के साथ केवल सुरक्षित स्थान चाहती थी। इसी मंशा से कुछ प्रजातियां प्रजापत नगर में गई। प्रजापत ने प्रियजनों के आग्रह पर उन्हें अपनी सीमा में प्रवेश करने दिया। तब वहां प्रवेश करना कठिन कार्य न था, परंतु कुछ ही वर्षों पश्चात प्रजापत ने ये अनुभव किया कि वो लोग उस पद्धति से विपरीत है जो कि प्रजापत नगर की थी। वो मांस खाते थे एवं मदिरा पीते थे। अनेकों प्रकार की बुरे व्यसन से वो युक्त थे। प्रजापत नगर के वासी भी उनके साथ भ्रष्ट हो रहे थे। स्पष्ट मुझे भी नहीं है नंदी, स्पष्ट करने हेतु ही तो मैं वहां जाना चाहता हूं। उस दिन उसने जो कहा उसमें उसका कोई दोष नहीं था। मैं एक यशस्वी योद्धा हूं, समस्त अस्त्रों शस्त्रों में प्रशस्त हूं, युगों बाद जन्मा रुद्र अंश हूं। ये सब असत्य महाराज द्वारा कैलाश में प्रचारित किए गए हैं। मैंने स्वयं इन्हें नहीं रचा। मैं तो जैसा हूं स्पष्ट हूं, उसकी यही भ्रांति मुझे दूर करनी है। शिव के उत्तर से यह स्पष्ट था कि इस विषय में उसने गहन अध्ययन किया था। परंतु उसकी भ्रांति से आपको क्या आपत्ति है? मुझे ये भ्रांति नहीं है। जो आपसे परिचित है उन्हें किसी को नहीं है। ऐसा क्या है जो आप अपने विचारों में उसे प्रथम स्थान दे रहे हैं? नंदी जिस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था उसके लिए वो प्रश्नों का आडंबर बना रहा था। वो शिव के हृदय को जानता था, वो दूषित नहीं था। मैं नहीं जानता नंदी। मैंने अनेक नृत्यांगनाएं देखी है, अप्सराएं भी देखी है, परंतु ये सब भी उसके समक्ष धूल है। वो परम सुंदर है, वो परम वीर भी है। चक्र भेदन में उसका कोई सानी नहीं था। मैंने उसके सारे रूपों को देखा। उसने अपने शरीर को श्याम वर्ण का कर लिया था। 4 हाथों वाली, कुंचित केश वाली, जिह्वा को मुख से बाहर निकालकर शत्रुओं को भयभीत कर देने वाले रूप से लेकर सिन्ह पर अपनी समस्त भुजाओं में शस्त्रों व अस्त्रों का प्रयोग कर शत्रु को परास्त कर देने वाला उसका रूप भी मैंने देखा है। उस तांडव नृत्य में उसके शरीर के साथ साथ उसके मुख भी मुद्राएं मेरे हृदय में अंकित हो चुकी है। युद्ध भूमि में उसने जो किया इसमें उसका कोई दोष नहीं था। वो अपने संदेह को दूर कर रही थी। उसने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। वो ऐसा कर सकती थी। उसने त्रिशूल को मेरे शरीर से दूर फेंका था। इससे स्पष्ट है कि उसके हृदय में भी मेरा कोई स्थान तो अवश्य है। यही जानने की उत्सुकता से मैं वहां जाना चाहता हूं। परंतु प्रजापत नगर में प्रवेश नहीं किया जा सकता। नंदी के ये शब्द कटु अवश्य थे परंतु सत्य थे। ऐसा क्या है कि हम वहां प्रवेश नहीं कर सकते? शिव ने जिज्ञासा से पूछा। चक्रभेदन के आमंत्रण वितरित करते समय सेनापति वहां गए थे, ये आपको विदित है। वहां उन्होंने जो देखा वो उन्होंने मुझे आग्रह करने पर बताया। उन्होंने कहा, प्रजापत नगर एक अति सुरक्षित सभ्यता है। प्राचीन काल में जब रुद्र इस पृथ्वी से चले गए तो समस्त प्रजातियों में युद्ध प्रारंभ हुआ। भिन्न भिन्न समुदायों एवं प्रजातियों में स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने व अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताने हेतु ये युद्ध हुआ। युद्ध में घोर विनाश हुआ। कई प्रजातियां यहां से मंगल गृह पर चली गई एवं जो यहां बची वो दुर्लभ हो गई। ऐसा उन प्रजातियों के साथ हुआ जो स्वयं की रक्षा करने में सक्षम नहीं थी। वो अपने अंतिम जनों के साथ केवल सुरक्षित स्थान चाहती थी। इसी मंशा से कुछ प्रजातियां प्रजापत नगर में गई। प्रजापत ने प्रियजनों के आग्रह पर उन्हें अपनी सीमा में प्रवेश करने दिया। तब वहां प्रवेश करना कठिन कार्य न था, परंतु कुछ ही वर्षों पश्चात प्रजापत ने यह अनुभव किया कि वो लोग उस पद्धति से विपरीत है जो कि प्रजापत नगर की थी। वो मांस खाते थे एवं मदिरा पीते थे। अनेकों प्रकार की बुरे व्यसन से वो युक्त थे। प्रजापत नगर के वासी भी उनके साथ भ्रष्ट हो रहे थे। परंतु भद्र हमारी इस अपराध में सहायता क्यों करेगा? सत्य तो ये था कि नंदी स्वयं नहीं चाहता था कि शिव ऐसा कोई कार्य करे। उसे ये अनुचित प्रतीत हो रहा था।
यही कारण था कि वो केवल शिव को निरुत्तर करने का व्यर्थ प्रयास कर रहा था। यदि तुम्हें ये अपराध लगता है तो मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। चक्रभेदन के पश्चात मैंने एक क्षण की भी निद्रा नहीं ली है। नहीं किसी प्रकार के अन्न को ग्रहण करने का मन होता है। मैं किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर पा रहा हूं। मन इतना विचलित है कि क्षण भर मैं ही वर्तमान को भूल जाता हूं। समस्त दुविधाओं एवं शंकाओं के मध्य जो सूर्यास्त का दृश्य मुझे विश्राम का अनुभव कराता था, अब उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इस अमावस्या को भी मुझे कई ध्वनियां सुनाई दी, कई आकृतियां दिखी, परंतु वो पूर्व की भांति मुझे भयभीत नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा है कि कई प्रश्न भीतर उठ रहे हैं। यदि उनका उत्तर न मिला तो जीवन निर्वाह कठिन होगा। उन्हीं प्रश्नों के निवारण हेतु मुझे ये निर्णय लेना पड़ा जिसे तुम अपराध की संज्ञा दे रहे हो। मुझे क्षमा करें, मेरा यह तात्पर्य नहीं था। इस पृथ्वी पर मेरे आगमन का एकमात्र कारण आप ही हो। आपके वाक्यों से महत्वपूर्ण मेरे लिए इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। मेरा प्रश्न केवल ये था कि भद्र सेनापति के पुत्र है, क्या वो हमारी बात को गुप्त रख पाएंगे? और अपराध से मेरा तात्पर्य केवल कैलाश से बाहर जाने से था। मैं पशु प्रजाति से हूं। शब्दों एवं व्याकरण का इतना ज्ञान मुझे नहीं है। यदि किसी भी प्रकार से आपको मेरे शब्द बुरे लगे हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दे। शिव का हृदय दुखने का स्वप्न भी नंदी नहीं देख सकता था। अतः उसने क्षमा याचना की। मुझे भी अपनी ध्वनि को नियंत्रण में रखना चाहिए था। मैं क्या करूं? परिस्थिति ने मेरा व्यवहार ही परिवर्तित कर दिया है। भद्र निसंदेह हमारी सहायता करेगा, क्योंकि उसने मुझे वचन दिया था कि वो समय आने पर मेरी सहायता अवश्य करेगा। वो कथा मैं तुम्हें समय आने पर बता दूंगा। इस समय हमें एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करना है। तुम भद्र को मेरे कक्ष में उपस्थित करो, मैं पिताजी को पत्र लिखता हूं। कुछ समय पश्चात नंदी भद्र के साथ शिव के कक्ष में उपस्थित हो जाता है। प्रणाम राजकुमार। भद्र शिव को प्रणाम करता है। मुझे इस शब्द से संबोधित न करे भद्र, ये अब कर्ण भेदी प्रतीत होता है। शिव ने भद्र से कहा, मेरी दृष्टि में आप कैलाश के योग्य राजकुमार हैं। भद्र ने शिव को उत्तर दिया, हम दोनों को ही ज्ञात है कि सत्य क्या है। मैंने तुम्हें यहां किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया है। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं राजकुमार। आपने एक समय मुझसे कहा था कि मुझे जब भी सहायता की आवश्यकता होगी आप बिना किसी प्रश्न के मेरी सहायता करेंगे। निसंदेह मुझे अपना वचन याद है। भद्र एक वीर की भांति अपने वचन पर अडिग था। जिह्वा एक योद्धा के लिए किसी शस्त्र से कम नहीं है। उसका उपयोग उसे समाज में आदर्श बना देता है। आज ऐसी ही सहायता की आवश्यकता है। मैं उपस्थित हूं। कहिए मेरा ये शरीर आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है? शिव भद्र को प्रजापत नगर जाने का पूरा निर्णय विस्तार से बताता है। उस योजना में स्वयं को जोड़ने के अतिरिक्त भद्र के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने शिव को सहायता का वचन दिया था, और वैसे भी उसे शिव का निर्णय असंतुष्ट करने वाला नहीं लगा था। उसे निर्विरोध रूप से यहां केवल प्रेम दिख रहा था। उसने शिव से कहा, अष्टमी तिथि को राज कार्य से मुझे उसी दिशा में जाना है, परंतु एक समस्या है। भद्र ने अपने शब्दों को विराम दिया। कैसी समस्या भद्र? शिव ने पूछा। मैं आपको प्रजापत नगर की सीमा के भीतर नहीं ले जा पाऊंगा। यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उनके पास ऐसे अनेक यंत्र हैं जो किसी भी प्रकार के वायुयान की गति को अनुभव कर सकते हैं। एक अल्प विराम लेकर वो बोला, आप मेरे कक्ष में चलिए, मैं आपको पूरी योजना समझा दूंगा। यहां समझाना मेरे लिए संभव नहीं है। तीनों भद्र के कक्ष में जाते हैं। भद्र शिव को एक आयताकार पटत्न के पास ले गया जो भूमि पर रखा हुआ था। उसमें एक व्यक्ति के विश्राम कर लेने जितना स्थान था। भद्र ने कुछ कहा कि वो ऊपर की ओर उठ गया और उनकी नाभि तक आ गया। अभी भी वो किसी वस्त्र से ढका हुआ था। भद्र ने वस्त्र को हटाया। इसकी किनारे धातु की बनी हुई थी एवं मध्य भाग में रेत भरी हुई थी, परंतु ये रेत साधारण नहीं थी एवं पृथ्वी की तो नहीं लग रही थी। वही धातु की एक पट्टिका थी, वो उस रेत के ऊपर तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। भद्र ने उसे हाथ से स्पर्श किया तो उसमें कुछ संकेत दिखे,
शिव एवं नंदी के लिए यह भाषा विचित्र थी। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कैलाश में रहते हुए भी वो इस विद्या से अनभिज्ञ थे। कुछ ही क्षणों में वो रेत आकृति लेने लगी, पर्वत बनने लगे, वन बनने लगे, संरचनाएं बनने लगी। वो समझ गए थे कि ये पृथ्वी का त्रिआयामी चित्र था। भद्र उस पट्टिका द्वारा इस चित्र को संचालित कर रहा था। वो इन आकृतियों को छोटा या बड़ा कर रहा था। चित्र को अपनी आवश्यकता अनुसार देखा जा सकता था। रेत के कण तुरंत ही आकृतियां बदल लेते थे। भद्र ने चित्र को कैलाश पर केंद्रित किया। पूरे कैलाश का त्रिआयामी चित्र बन गया। मध्य में कैलाश भवन था एवं उसके चारों ओर बहती हुई पावनी नदी थी। उस पर बने हुए पुल भी दिख रहे थे। भद्र ने कहा, देखिए, हम यहां से विमान द्वारा जाएंगे। प्रजापत नगर में प्रवेश करने हेतु हमें रुद्र पर्वत पार करने होंगे, जो कि उस विमान द्वारा संभव नहीं है जो मेरे पास है। रुद्र पर्वत पर आज भी कई प्रकार की शक्तियां हैं। वहां रहस्यमयी वातावरण है, अतः वहां विमान का संचालन संभव नहीं। रुद्र पर्वत एवं देवलों के मध्य कुछ समतल मैदान है। इसके मध्य से होते हुए मैं आपको प्रजापत नगर की सीमा से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा, क्योंकि उसके पश्चात हमारे विमान का पता उन्हें चल जाएगा। उनकी सुरक्षा प्रणाली अत्यधिक विकसित है। ये कहकर भद्र ने चित्र को उस स्थान पर केंद्रित किया जहां वो शिव एवं नंदी को पहुंचाने वाला था। वो स्थान पर्वतों से युक्त था। पर्वतों के मध्य ही प्रजापत नगर था। चित्र में ही वो भव्य दिख रहा था। वास्तविकता की तो कल्पना नहीं की जा सकती थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है भद्र, यदि इतनी सहायता भी तुम कर सकते हो तो ये पर्याप्त है। शिव ने भद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रजापत नगर में एक जन को मैं जानता हूं। मैं उससे संपर्क करता हूं। वो उस स्थान से आपको प्रजापत नगर में प्रवेश करने में सहायता करेगा। भद्र ने शिव की ओर देखते हुए कहा। शिव ने प्रसन्न होकर उसकी बात पर सहमति दिखाई। अब शिव केवल अष्टमी की ही प्रतीक्षा कर रहा था। सप्तमी की संध्या को जब वो सूर्यास्त को देख रहा था तो शिव के मन में यही विचार था कि कब ऐसा हो पाएगा कि वो इसी कैलाश से पुनः सूर्यास्त देख पाएगा, क्योंकि उसके निर्णय का परिमाण वो स्वयं भी नहीं जानता था। पुत्र की ध्वनि उसे सुनाई दी, जो कि उसकी माता के मुख से निकली थी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसकी माता उसके पिता के साथ वहां पर थी। शिव ने उन्हें प्रणाम किया। वो उन पर क्रोधित था, परंतु आज उसने क्रोध को त्याग दिया था। उसे ज्ञात था कि अब उनसे कुछ समय पश्चात ही भेंट होगी और वो स्वयं भी एक शुभ कार्य के लिए जा रहा था। अतः क्रोध आने पर भी उसने तुरंत उसे त्याग दिया। कैसे हो पुत्र? महारानी ने शिव से पूछा। मैं स्वस्थ हूं माताश्री, शिव ने उत्तर दिया। उसकी माता ने उसे आलिंगित कर लिया एवं रोने लगी। शिव नहीं समझ पा रहा था कि एकाएक उसकी माता क्यों ऐसा व्यवहार कर रही है। उसने पूछा, क्या हुआ माता? मैंने एक दुस्वाप्न देखा पुत्र, तो मुझे यहां आना पड़ा। मैं केवल तुझे देखना चाहती थी, रोते हुए उसकी मां ने कहा। कैसा स्वप्न माता? स्पष्ट बताइए। शिव का व्यवहार अपनी माता के लिए सदैव से उच्च रहा। वो अपनी माता से बहुत प्रेम करता था। एक आयु तक उसने अपनी माता के समक्ष खेल कर ही निकाली थी। शिव की प्रत्येक छोटी या बड़ी इच्छा पूरी करने में सदैव उसकी मां ने योगदान दिया। यदि वो स्वयं पूरी न कर पाती तो वो शिव के साथ एक खेल रचती एवं वो महाराज को मना लेते थे। कुछ ही समय से शिव का उनके साथ व्यवहार भंग हुआ था। उसे ये भी ज्ञात था कि उसके पिता उससे संसार की किसी भी वस्तु से अधिक प्रेम करते थे। किस प्रकार एक अनाथ बालक को वो मंदिर से लेकर आए और कैलाश का राजकुमार बना दिया। उसकी माता के नेत्रों में अक्षु उसने नहीं देखे थे। वो इन्हें स्वीकार भी नहीं कर सकता था। यही कारण था कि उसने अपनी माता से ये प्रश्न किया था। मैंने देखा कि तुम्हारे पिता, मैं और तुम, हम तीनों किसी रमणीय स्थान पर गए। वहां कई प्रकार के जीव जंतु थे जो निर्भीक होकर वर्णन कर रहे थे। हमने वहां कई स्थान देखे, कई जीवों के नृत्य एवं उछल कूद देखकर हमने मनोरंजन किया, परंतु अकस्मात ही तुम वहां से चले गए। मैंने तुम्हें अनेकों बार पुकारा। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सभी दिशाओं में खोजा, परंतु तुम वहां नहीं थे पुत्र।
यही मेरा स्वप्न टूट गया। मैंने देखा कि महाराज मेरे निकट ही है, तो मेरी तुम्हें देखने की तीव्र इच्छा हुई और इसी कारण मैं यहां भागी चली आई। महारानी पुनः रोने लगी।